फ़र्ज़ करें दो दोस्त काजिम और फ़रहान एक इन्वेस्टमेंट करते हैं। काजिम 20,000 पाउंड इन्वेस्ट करते हैं एक ईटीएफ के अंदर। 20% उनको प्रॉफिट होता है और इस हिसाब से साल बाद उनके पास 24,000 पाउंड जमा हो जाते हैं। फ़रहान इसी ईटीएफ के अंदर इतनी ही रकम इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक साल बाद इनके पास 28,800 पाउंड्स, कह लें तकरीबन 30,000 के पास पास रकम जमा हो जाती है। अब ये कैसे मुमकिन है कि दोनों दोस्तों ने एक ही एटीएफ में एक ही जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, परसेंटेज टर्म्स में एक ही जितना प्रॉफिट आया, लेकिन फ़रहान के पास काजिम के मुकाबले में 5,000 पाउंड्स तकरीबन ज़्यादा आ गए। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ कि काजिम ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो स्टॉक्स एंड शेयर्स आयसा के थ्रू की थी, जबकि फ़रहान ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो सेल्फ़ इन्वेस्टेड पर्सनल पेंशन या सिप अकाउंट के ज़रिए की थी। ऐसा करने से फ़रहान को जो अपने 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी उस पे अप फ्रंट 20% रिलीफ मिल गया, यानी गवर्नमेंट ने तकरीबन 4,000 पाउंड्स उनकी जो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी उसमें ऐड कर दिया। अब ये 24,000 पाउंड्स हो गए और उसके ऊपर 20% प्रॉफिट के हिसाब से जो मैंने कहा 28,800 पाउंड तक उनकी रकम चली गई। मैंने राउंड ऑफ करने के लिए 30,000 के आसपास कर दिया। अब इमेजिन करें कि अगले 5 साल तक ये मज़ीद कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो इनको सालाना 10% प्रॉफिट मिलता है इसी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट पे। तो 5 साल के बाद कंपाउंडेड प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो फ़रहान के पास कुल रकम तकरीबन 44,000 पाउंड्स हो जाएगी, जो काजिम के मुकाबले में 9,000 पाउंड्स ज़्यादा है। अगेन ये हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल अमाउंट दोनों का है उसमें तकरीबन इतना ही डिफरेंस आएगा। अब बज़ाहिर शायद ये लग रहा होगा कि फ़रहान बेहतर इन्वेस्टर है या स्मार्ट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, क्योंकि काजिम का प्रॉफिट कम ज़रूर है लेकिन वो जिस वक्त चाहे वो उसको एक्सेस कर सकता है, यानी इमीडिएटली कैश आउट कर सकता है। जबकि फ़रहान को अगर अपना प्रॉफिट कैश आउट करना है तो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा। वेल आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इनफैक्ट यहाँ पे सवाल उठता है कि फिर कौन सा ऑप्शन बेहतर है, क्या आयसा अकाउंट के ज़रिए इन्वेस्टमेंट बेहतर है या सिप अकाउंट के ज़रिए बेहतर है। आप वीडियो में साथ जुड़े रहिएगा, अगले चंद मिनटों में हम इसी पे बात करेंगे। अच्छा, आयसा अकाउंट हो या सेप अकाउंट, दोनों ही टैक्स रेपर्स हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिसमें बेनिफिट दिया जाता है इन्वेस्टर को। आयसा में आप 20,000 पाउंड्स तक साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर जो प्रॉफिट है उस पर कोई टैक्स नहीं होता, और इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो कर चुका हूँ। लिंक मैं आपसे शेयर कर लूँगा कमेंट या डिस्क्रिप्शन में, या आप मेरे सोशल मीडिया पेजेस पे और यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। सिप के अंदर आप साल में 60,000 पाउंड्स तक इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर जो प्रॉफिट होता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। इन दोनों अकाउंट्स के ज़रिए यानी आयसा और सिप के ज़रिए आप आगे इन्वेस्टमेंट फ़ंड्स में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में, ईटीएफ्स में, जहां मर्ज़ी चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सिप में क्या होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हुकूमत आपको अप फ्रंट 20% टैक्स रिलीफ देती है। इसी वजह से फ़रहान के केस में जो 20,000 पाउंड उसने इन्वेस्ट किए थे वो 24,000 पाउंड्स बन गए। यही जब आप सिप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो सिप प्रोवाइडर है, जो भी ब्रोकरेज ऐप जिसके थ्रू आपने ये पेंशन अकाउंट या सिप अकाउंट खोला है, वो क्या करता है कि वो हुकूमत से जाकर 20% रिलीफ क्लेम करता है। ये वही पैसे हैं जो आपकी सैलरी से ऑलरेडी कट चुके हैं, और अगेन डिपेंड करता है आप कौन से इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, तो 20% से ज़्यादा भी हो सकता है रिलीफ। और ये जो अप फ्रंट टैक्स रिलीफ है ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सिप के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करने का, यानी हर 80 पाउंड जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो 100 पाउंड बन जाएंगे। और इस लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि सालाना जो मैक्सिमम लिमिट है, जो अलाउंस है इसका, वो 60,000 तक है, तो अगर आप 60,000 इन्वेस्ट करते हैं तो वो 75,000 पाउंड्स बन जाएंगे। क्योंकि सिप अकाउंट के अंदर एक साल में 60,000 पाउंड्स तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि 3 गुना ज़्यादा है आयसा अकाउंट की लिमिट में जो कि 20,000 पाउंड्स है। तो आप इसकी इकोनॉमिक्स को इमेजिन करें, क्योंकि अप फ्रंट आपके पास ज़्यादा पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो ओवर टाइम कंपाउंडिंग के ज़रिए प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। यानी 1 मिलियन अगर आपका टारगेट है तो आप कितनी जल्दी 1 मिलियन तक पहुंचेंगे उस इन्वेस्टर के मुकाबले में जो स्टॉक्स एंड शेयर्स आयसा या किसी और आयसा से इन्वेस्ट करता है। अब इमेजिन करें काजिम और फ़रहान के केस में कि अगर ये दोनों, क्योंकि काजिम ने आयसा अकाउंट से इन्वेस्टमेंट की है और फ़रहान ने सिप से की है, अगर ये कई सालों तक से 15-20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में काजिम का कितना प्रॉफिट होगा और फ़रहान का प्रॉफिट कितना ज़्यादा होगा। और अगर कंपाउंडिंग किसी को नहीं समझ आती तो कंपाउंडिंग के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में शेयर कर लूँगा, और आप मेरे सोशल मीडिया पेजेस और यूट्यूब चैनल पर जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, सिप का एक और एडवांटेज ये भी है कि इसमें जो अलाउंस है 60,000 सालाना, अगर आप एक साल में पूरा इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो जो बच गया वो अगले साल आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पहले साल आपने 40,000 इन्वेस्ट किए, 20,000 बच गए, तो अगले साल आप 80,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आयसा के अंदर अवेलेबल नहीं है। उसके 20,000 अगर आपने अवेल नहीं किए एक साल में तो अगले साल में उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और सिप का एक और फ़ायदा जो कि शायद सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये
कि अगर आप लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है उसको आप डायरेक्टली सिप के अंदर पे कर सकते हैं और इस अमाउंट को आप बिज़नेस एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो एक तरफ तो आप अपना जो टैक्स का बिल है उसको रिड्यूस करते हैं, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन है उसको रिड्यूस करते हैं, दूसरी तरफ आप टैक्स फ्री प्रॉफिट बना रहे हैं। तो ये एक डबल एडवांटेज है इसका। वर्क प्लेस पेंशन स्कीम के साथ भी कंपैटिबल है। तो अगर आपकी ऑफिस में कोई पेंशन स्कीम के अंदर पार्टिसिपेशन है वो चल रही, तो उसके साथ आप सिप अकाउंट भी खोल सकते हैं। इनफैक्ट एक साहब से मेरी बात हो रही थी जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्होंने बताया कि वो तो अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की जो पेंशन स्कीम है उनको भी उन साहब ने जो है वो अपने सिप अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। इनफैक्ट आप मल्टीपल सिप अकाउंट्स भी खोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के एसेट्स में इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल हाई रिस्क के लिए अलग खोल लें, सेफ़ इन्वेस्टमेंट के लिए अलग खोल लें। और इसके अंदर प्रोटेक्शन भी है डाउन साइड की। मसलन अगर आपका जो प्रोवाइडर है किसी वजह से वो आपको नहीं पे कर पा रहा, ऑनर नहीं कर पा रहा, तो जो आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनसेशन स्कीम है उसके अंडर आप जाके ये अमाउंट रिक्लेम कर सकते हैं। जब आप अपना सिप अकाउंट खोलेंगे तो इन चीज़ों का ख्याल रखें कि जो आपका ब्रोकर है या प्रोवाइडर वो एफसीए के साथ रजिस्टर्ड हो, और जो आपकी स्कीम है वो एचएमआरसी के साथ रजिस्टर्ड हो, जो यहाँ का एफबीआर कह सकते हैं उसको, ताकि आपका जो टैक्स बेनिफिट है वो आप ले सकें। अब ये तो सिप के एडवांटेजेस हो गए आयसा अकाउंट के ऊपर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए सूटेबल भी हो, बेहतर भी हो। क्योंकि जैसा मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा कि काजिम जिस वक्त चाहे एक्सेस कर सकता है अपने टोटल अमाउंट को, जब चाहे विड्रॉ कर सकता है और उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन जो फ़रहान है उसको वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो लॉकअप पीरियड है सिप का वो 155 ईयर्स है, उससे पहले आप उसको कैश नहीं कर सकते। और बल्कि शायद इसको बढ़ा के अब मेरे ख्याल में 57 किया जा रहा है 2028 से। तो जो सिप अकाउंट होल्डर उसके प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा बनेंगे, लेकिन जब तक 55-57 साल की एज तक वो नहीं पहुंचेगा वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। फिर काजिम जब अगर विड्रॉ करता है तो कोई टैक्स नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है उसके ऊपर। सिप के केस में प्रॉफिट पे तो टैक्स नहीं है, लेकिन अगर विड्रॉ करता है तो जो लमसम आई थिंक 25% पे तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन जो ऊपर का होगा उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। अगेन टू जस्ट समराइज़ द वीडियो, लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम जो आपकी ख्याल है रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए सिप अकाउंट एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर कोई अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहा है, यानी ऐसा पैसा जो उसने एक्सेस करना है रिटायरमेंट के टाइम पे, फॉर एग्ज़ाम्पल 60 ईयर्स के आसपास, तो मेरे ख़्याल में सिप अकाउंट हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन किसी का शॉर्ट टर्म गोल है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ये तसल्ली चाहिए कि जब चाहे वो अपने पैसे एक्सेस कर सके और उसको 60 साल तक वेट नहीं करना, तो मेरे ख़्याल में आयसा अकाउंट जो है वो बेहतर ऑप्शन है। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।